Hello and Assalamu alaikum. I'm your host Mariam Kiani and welcome to another episode of Hum News Digital's Budget Special Podcast, जहां मैं इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स के साथ 2025 और 26 के आने वाले बजट और पाकिस्तान की इकोनॉमी को आसान और रिलेटेबल अंदाज में समझती हूं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ये हम स्कूल में पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों से पढ़ते आ रहे हैं, मगर ज़राई मईशत के हालात क्या हैं, वो इकनॉमिक ग्रोथ का इंजन कैसे बन सकती है और बजट में क्या होगा और होना चाहिए, इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है काजिम सईद। He is one of Pakistan's leading experts on building growth-oriented models for development of agriculture, has served in multiple advisory roles to governments, international development sector and civil society, and is the CEO of Pakistan Agriculture Coalition. His award-winning book, Do Pakistan, Har Pakistani Gharane Tak Khushhali, presents a comprehensive strategy for delivering prosperity to every Pakistani household by 2047. Thank you for being on the show. It's an honor to speak to you today, Kazim Saab. Thank you, Mariam. Pleasure to be here. I think conversation essentially एक फिगर से शुरू करते हैं, which is 75%. जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात होती है तो 75% की फिगर सुनते हैं, which is the share of Pakistan's exports that directly or indirectly come from an agriculture sector commodity. Cotton and rice के हम दो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, बट दाल, गंदम, फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट करते हैं। और अगर आप स्टेक होल्डर्स और लोगों की बात करें तो किसान, एग्री बिजनेस और आम इंसान, हर किसी को ज़राई मईशत से कोई ना कोई शिकायत रहती है। तो बिफोर वी गो इनटू details about how agriculture is our ticket to fastest economic recovery or what the budget is saying, can you lay the sketch of the land for us a little bit and really explain a little bit about the agriculture sector to begin? Yeah, certainly. अब मैं कहूँगा कि आपने जो बात कही कि agriculture figures among the most important pillars of Pakistan's macro economy. इस तरह आपने कहा 75% एक्सपोर्ट्स किसी न किसी तरह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। इसके साथ हमें ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर हम अगले 15-20 साल को देखें कि कौन सी सेक्टर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट दे सकते हैं, उनमें एग्रीकल्चर तकरीबन सरफहरिस्त आपको नजर आएगी। वजह उसकी ये है कि इम्पोर्ट के बगैर एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर से मुमकिन है। इसी तरह से आपने जिस तरह एग्रीकल्चर के कितने ज़्यादा पाकिस्तानी घराने एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं, वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। और वक्त के साथ एज वी लुक टू द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, वक्त के साथ इन घरानों को हमें और ज़्यादा बेहतर हालात में लेके आना है। उसके लिए एग्रीकल्चर इज़ द सेक्टर जो इन घरानों तक हमारी पहुंच और मईशत के जो फ़वाइद हैं वो उन घरानों तक पहुंचे, तो गुर्बत का खात्मा जो हमारे रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वो भी एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। जो ब्रॉडर पिक्चर जो मैं आपको एक आखिरी बात कहूँगा वो ये है कि लगता ये है हमें आजकल जब एग्रीकल्चर में बात होती है एकदम से बहुत ज़्यादा फोकस आया है। लास्ट 30 years देयर हैज़ बीन सम नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन उससे पहले का जो ज़माना था 60s 70s में बहुत ज़बरदस्त काम एग्रीकल्चर पे हुआ और इट बिकेम द एनवी ऑफ द वर्ल्ड। जो डेवलपिंग कंट्रीज देखती थी पाकिस्तान की तरफ कि हमने क्या काम किया है एग्रीकल्चर में, और यील्ड्स भी बढ़ी, टेक्नोलॉजी भी फार्मर्स तक पहुंची वगैरह वगैरह। तो वो मिसाल हमारे पास है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी सतह पे एक्सपैंड हुआ, वो हमारे पास मिसाल मौजूद है जिसको हम देखते हुए पाकिस्तान के अगले सालों के लिए न्यू वेव ऑफ एग्रीकल्चर, द न्यू पाकिस्तानी एग्रीकल्चर, उसकी तामीर कर सकते हैं। काजिम साहब, ब्रीफली ऑल्सो इफ़ यू कैन शेयर अबाउट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो नेट वैल्यू हमारी एज एन एक्सपोर्टर है या इम्पोर्टर है, और वो क्रॉप्स के बेसिस पे अगर क्रॉप वाइज हम कुछ देखें कि ये एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है इट्स कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ व्हाट डिफरेंट पार्ट्स, तो थोड़ा सा ऑल्सो दैट फॉर द ऑडियंस प्लीज। जी, एक्सपोर्ट्स हमारी आई थिंक नेट वी आर एन एक्सपोर्टर, लेकिन जो परेशान कुन बात है वो ये है कि कुछ जो फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे अहम अजनास है, खास तौर पे गंदम, हम कई बरस से इंपोर्ट करते रहे। और ये इट्स अ ट्रेजेडी के इस खित्ते में हजारों साल से गंदम उगाई जा रही है और वो अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होनी चाहिए सिचुएशन। और कुछ ऐसे भी अजनास हैं जो हमारे घरेलू रोजमर्रा के इस्तेमाल के हैं फॉर फूड सिक्योरिटी, दालें हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट हो रही हैं, गार्लिक है, ये चीज़ें बिल्कुल पाकिस्तान उगा सकता है और ये हमें फोकस करना चाहिए कि ये इंपोर्ट्स
कम की जाए। एक प्रोडक्ट जो फूड से रिलेटेड नहीं है, जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, वो है कॉटन। एंड दैट क्रॉप हैज गॉन ऑल द वे डाउन फ्रॉम 14-15 मिलियन बेल्स जो हम 2004-5 में हमने किया था, और उससे लेके हम 6-7 के एवरेज पे हम हर साल कर रहे हैं। इट्स अ रियल डिजास्टर। और एक्चुअली कॉटन की क्रॉप में जो कुछ होता रहा है वो एक तरह से आपको बताता है कि what has been wrong with agriculture the last 30 years. That's another crop that we are importing. और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राजील और अमेरिका के फार्मर्स को हम नवाज रहे हैं, और पाकिस्तान के कॉटन फार्मर्स वो आर अमंग द बेस्ट फार्मर्स, वो मुश्किल में है। So that's the picture on the import-export. We should definitely be a major powerhouse exporter of agri commodities. जिस वॉल्यूम में हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आई थिंक बहुत कम दुनिया के मुल्क होंगे जो इतनी तेजी से इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर में देख सकते हैं। सो यू सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ दैट पोटेंशियल जो वेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ गैप्स, प्रॉब्लम्स। और आपने बात की 1960s की, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम था, उस पीरियड की आपने, बट उसमें भी देयर वाज दैट कॉन्वर्सेशन के जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं या फार्मर्स हैं हु आर एबल टू हैव एक्सेस टू इरिगेशन, इवन कोलैटरल, क्रेडिट वगैरह, दे बेनिफिटेड मोर। बट ऑफ कोर्स उस टाइम पे जनरली हमारी वीट फॉर एग्जांपल डबल हो गई थी। उस टाइम्स में क्या हम ऐसा सही कर रहे थे जो अब हम नहीं कर रहे हैं, एंड व्हाई आर वी नॉट डूइंग दोज थिंग्स, एंड उसके बाद से उस तरह का सेक्टर वाइड रिफॉर्म क्यों नहीं आया, इफ दैट्स द केस? बिल्कुल, आई एम सो ग्लैड आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट को समझ के ही हम आगे की स्ट्रेटजीज को क्लियरली समझ सकते हैं। तो 1960s में जो एक मेरे ख्याल में ये बात आपकी दुरुस्त है, जनरली आई थिंक लिटरेचर भी इस पे काफी है कि बड़े जो जमींदार हैं उनको ज्यादा बेनिफिट हुआ, लेकिन ये दिस इज ओनली हाफ द स्टोरी। ऑफ कोर्स मैं गंदम का आपने जिक्र किया, गंदम के जो यील्ड्स बढ़ी हैं वो हर फार्मर को फायदा हुआ है। ऑफ कोर्स। तो इसलिए आई थिंक वी शुड कीप दैट इन माइंड। गंदम की मिसाल में मैं आपको एक जो पर्सन लेवल पे जो डिटेल्स होती हैं, कभी कभी वो बहुत ज्यादा चीजों को क्लैरिफाई करती हैं। दुनिया के जो सबसे बड़े एक्सपर्ट्स गुजरे हैं एग्रीकल्चर में, उनमें एक नाम बहुत मुमताज है, नॉर्मन बोरलॉग। और ये अमेरिकन एक्सपर्ट थे जिन्होंने 60s में बहुत से ममालिक में जिनमें बहुत ज्यादा कहत की सूरत हाल थी या बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी थी, उनमें यील्ड्स बढ़ाने का काम मेक्सिको में शुरू किया और फिर पाकिस्तान, हिंदुस्तान वगैरह में। और उनको समझिए जो वर्ल्ड फूड प्राइज होता है जो एग्रीकल्चर में नोबेल इनाम कहलाता है, वो भी उनको दिया गया। इज वन ऑफ दोस सेलिब्रेटेड पीपल। वो पाकिस्तान 60s में जब आते थे तो या तो एज एन ऑब्सेसिव ब्रीडर ही वुड गो स्ट्रेट टू द फार्म फ्रॉम द एयरपोर्ट, और ही वुड बी आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंसी टू कम टू मीट Field Marshal Ayub Khan right away from the airport. And Field Marshal Ayub Khan would sit with him and get the briefings from Norman Borlaug himself. कि कहाँ हमारी yield पहुंची है, हमें self sufficiency की तरफ जाना है। तो this is an example of how much focus this kind of sector requires to make that change. एंड आई थिंक आज हम उस जगह खड़े हैं कि हमें इस लेवल की, इस सतह की तवज्जो की जरूरत है। और दिलचस्पी बढ़ी भी है हुकूमत में, लेकिन इस लेवल के फोकस से हम जब करेंगे तो आई थिंक रिजल्ट्स उस वक्त गवर्नमेंट मूव करती है और काम अचीव होते हैं। उस वक्त के जो मेन चीज जो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि उस वक्त गवर्नमेंट ही सारे जो अहम काम थे एग्रीकल्चर में करने के, गवर्नमेंट ही कर रही थी। सबसे अहम काम तो है पॉलिसी मेकिंग, जाहिर है गवर्नमेंट ही कर सकती है, लेकिन उसके बाद बहुत से कमर्शियल काम हैं जो हुकूमत ही करना शुरू हुई, क्योंकि उस जमाने में प्राइवेट सेक्टर से शायद आप तवक्को कर भी नहीं सकते थे कि वो सीड की प्रोडक्शन बड़े स्केल पे शुरू कर दे या वो सीड की रिसर्च पे काम शुरू कर दे वगैरह वगैरह। बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे। इरिगेशन का भी बहुत बड़ा जो काम हुआ वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही हुआ। और बहुत से कवानीन उस जमाने में बनाए गए। खास तौर पे मैं मिसाल दूंगा सीड एक्ट 1976 की, जिसकी वजह से बहुत पाकिस्तान को फायदा हुआ। गवर्नमेंट ने ही रिसर्च की, गवर्नमेंट के रिसर्च सेंटर्स अब भी मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने सीड कॉर्पोरेशंस बनाई जिनसे अच्छा सीड प्रोड्यूस होके मल्टीप्लाई होके मार्केट हुआ फार्मर्स को। और आज भी फार्मर्स से आप पूछें तो वो कहते हैं कि सीड कॉर्पोरेशन का सीड हमें होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड गो बैक टू दैट सिस्टम। नाउ ये उस दौर का तकाजा था कि प्राइवेट सेक्टर उस तरह से मुहर्रिक नहीं हो सकता था। कुछ सेक्टर्स में हुआ ट्रैक्टराइजेशन, कुछ प्राइवेट कंपनीज क्रिएट हुई जो बड़े सतह पे आज भी है,
वो इस एक हद तक हो सकता था, वो हुआ, लेकिन मेजॉरिटी काम गवर्नमेंट ने ही किया। लेकिन हम जिन अपने मकासद को उन पॉलिसीज के और उन सिस्टम्स के तहत 80s 90s तक अचीव कर गए थे, जैसे आपने कहा, हमने गंदम में भी हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे उस वक्त तक, राइस में भी, शुगर केन वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद हमें ट्रांजिशन करनी थी कि गवर्नमेंट के बजाय हम प्राइवेट सेक्टर के जरिए ये काम सारे, सीड का खास तौर पे, और उसके अलावा फाइनेंसिंग भी बैंक्स की तरफ से, और इस तरह के मुख्तलिफ जो हमारे वेयर हाउसिंग है, ये सारी चीजें हमने वो चेंज नहीं की। और आज वो वक्त आ गया है कि न सिर्फ ये कि वो प्राइवेट सेक्टर को देने का वक्त आ गया, बल्कि गवर्नमेंट के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके कि ये सारे काम खुद करे। और इसलिए जो आपने एक मामला जो बहुत ज्यादा किसानों को उससे मुश्किल पेश आई है, कि गंदम की कीमत जो हमेशा से गवर्नमेंट करती थी, और वही गवर्नमेंट के निजाम के तहत, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड एग्रीकल्चर सेक्टर के तहत, वीट में सबसे ज्यादा था, ये गंदम में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था। वो एक ही में यकलख्त उन्होंने गवर्नमेंट ने उसको बदला पॉलिसी को, और कहा कि हम अब नहीं लेंगे गंदम, हम नहीं खरीदेंगे और प्राइस भी नहीं देंगे। और ये ट्रांजिशन आमतौर पे की जाती है, इस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन दैट्स द डिसीजन दैट वाज मेड, और फार्मर्स को बहुत मुश्किल हुई, इस साल भी मुश्किल हुई। तो ये एक ऐसी मिसाल है जो आपको बताती है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ हमें जाना चाहिए था, प्राइवेट ओरिएंटेड या मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग की तरफ हमें जाना चाहिए था, लेकिन हमने उसको बहुत ज्यादा डिले कर दिया। और ये मेरे ख्याल में जवाब है आपके सवाल का, कि हमने पिछले 20-30 साल में हुआ क्या, मसला क्या हुआ। तो दिस ट्रांजिशन टू द प्राइवेट सेक्टर इज द रियल चैलेंज नाउ। और रेप्यूटेबल रिस्पॉन्सिबल प्राइवेट प्लेयर्स सीड में आए, उसके लिए हम हुकूमत पाकिस्तान को एडवाइस कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोalition प्लेटफॉर्म विद सपोर्ट फ्रॉम सम लीडिंग प्लेयर्स लाइक इंग्लिश बिस्किट, नेशनल फूड, KNNs। ये वो कंपनियां हैं जो अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम की बुनियाद को ठीक करने में, और ये सपोर्ट कर रही हैं इस तरह के काम को। सो ये हम काम कर रहे हैं। और सीड के लिए खास तौर पे लॉज की और रेगुलेशंस की चेंज, ये मैं मिसाल आपको देना चाह रहा हूँ। और इसमें अभी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल हैज़ रिकमेंडेड अ 4.5% ग्रोथ टारगेट फॉर एग्रीकल्चर इन द अपकमिंग फिस्कल ईयर, मगर जो PSDP का बजट है विच इज़ 1 ट्रिलियन रफली, उसमें से सिर्फ आई बिलीव 4 बिलियन की अमाउंट इज स्लेटेड फॉर डेवलपमेंट अंडर द फूड एनी डेवलपमेंट स्कीम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। तो एंड आई वाज आल्सो देन reading about demands of tax relief from Pakistan Business Forum, from farmers. अगर आप अभी बजट को देखें, what are some top 3 to 5 things for the sector that you think should be in the budget and why are they important? Right, well, I think जो आपने बात कही कि फेडरल गवर्नमेंट का जो PSDP है 1 ट्रिलियन का, उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए अमाउंट्स आर स्मॉल। आई वुड से दैट इस चीज को देखने के लिए एग्रीकल्चर चूंकि डिवॉल्व सब्जेक्ट है सिंस 2010 आफ्टर द 18th अमेंडमेंट के बाद, तो जो प्रोविंशियल बजट्स हैं उनको अगर हम जरा गौर से देखें, तो देयर आर प्रोग्राम्स, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज बीन एलोकेटिंग some large amounts to schemes in agriculture। खास तौर पे जब से ये गंदम में ये मुश्किल हमें आए हैं किसान, तो जो गंदम उगाने वाले किसान हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस करके ट्रैक्टर स्कीम्स और किसान कार्ड वगैरह वगैरह, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज बीन प्रिपेयरिंग अ प्रोग्राम, a multi-year program as well, जिसपे हम एडवाइस करते रहे on supporting farmers and developing agriculture in Sindh as well। So there are I think allocations that are planned from the provincial budgets। Okay। So वो जरूर है, लेकिन coming back to your question about what should be in the budget, मेरे ख्याल से मैं पहले जो कलीदी तरजीहात है किसानों के लिए, उसमें हमें ये बात जरूर समझनी चाहिए कि जो किसानों की इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ती गई है। ये मैं जरा सा आपको पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ टू देन गिव यू द आंसर ऑन दिस बजट। इनपुट कॉस्ट हैव बीन राइजिंग, लेकिन हमारे फार्मर्स की यील्ड्स नहीं बढ़ी है। 30 मन फी एकड़ गंदम के ऊपर आप बहुत अनलाइकली है कि आप वाइबल हो सकें और कुछ पैसे कमा सकें। इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन। और दुनिया के जितने किसान हैं वो ये इन्हीं इनपुट्स की कॉस्ट को फेस कर रहे हैं, और जाहिर है और जगहों पे भी किसान परेशान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे मुल्क में किसान परेशान है, लेकिन दुनिया भर में ये कॉस्ट फेस कर रहे हैं फार्मर।
तो अब हमें किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले इन्वेस्टमेंट्स को फोकस करना पड़ेगा, रादर देन सेइंग कि हम चले यूरिया पे सब्सिडी दे देते हैं, हम आपको डीएपी पे सब्सिडी दे देते हैं। वो भी जरूरी है एक तरह से, क्योंकि जब यील्ड तो अभी नहीं है ना हाई, तो इस वक्त तो है जरूरत, फार्मर मुश्किल में है बहुत ज्यादा, लेकिन हमें ट्रांजिशन करना चाहिए टू इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मर्स। कैसे हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट सीड। अगर 100 चीजें हैं जो 100 बेनिफिट आप दे सकते हैं फार्मर को, 60 सीड के अंदर है। दैट्स द ग्लोबल एक्सपीरियंस। तो सीड का जो रिसर्च का निजाम है वो तकरीबन पूरा का पूरा गवर्नमेंट में है, और सीड का जो रेगुलेटरी जो सिस्टम है उसका इस तरह की उसकी नेचर है कि प्राइवेट सेक्टर के जो रेप्यूटेबल इदारे जो रिसर्च करके नए जो सीड्स हैं, जो नई वेराइटीज जो फार्मर्स की इस वक्त जरूरत है, उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन सिस्टम में डालना नहीं चाहते। तो इसको ट्रांजिशन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीड, और उसमें शायद अमाउंट्स ऑफ मनी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये रेगुलेटरी चेंज बहुत जरूरी है, और लीगल चेंज इन द सीड एक्ट। एक बात हो गई। दूसरा है मशीनरी जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। उसमें हार्वेस्टर्स हैं, ट्रांसप्लांटर्स हैं, अब ड्रोन्स से भी ये पेस्टिसाइड और मुख्तलिफ और एग्रोकेमिकल्स और इवन फर्टिलाइजर्स अप्लाई किए जाते हैं, और जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे इन्फेस्टेशन है, उसी जगह पे वो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ड्रोन्स कैन गिव यू दैट डेटा आल्सो। तो ये टेक्नोलॉजी कहने को तो ये लगता है ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये 90s से मौजूद है ये टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बहुत ही 2050 की मिसाल दे रहा हूँ। ये आज भी पाकिस्तान में यूज भी होना शुरू हो गए, लेकिन इन चीजों को हमें सपोर्ट करना है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, क्योंकि सम ऑफ दीज मशीन्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, वो छोटे फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए ये काम किया जा सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरीके से। लास्ट चीज जो फार्मर की इकोनॉमिक्स के लिए टैक्सेशन है, और मेरा ये ख्याल है कि अंडर द IMF एडवाइस the government has applied all the things that could possibly be applied to farmers in terms of taxation at the same time. और वहां पे भी ट्रांजिशन होनी चाहिए। So for example, अगर टैक्स नेट पे फार्मर्स नहीं है, चलिए टैक्सेस का स्केड्यूल अनाउंस करना, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। After decades, this has happened in the way that it should happen. बुनियाद उसकी तो वही है जिससे आप आर्ग्यू नहीं कर सकता कोई कि भाई कोई कमा रहा है, अगर नफा है उस पर कुछ टैक्स होना चाहिए। उस टैक्स टेबल को अगर आप देखिए, स्लैब्स को देखें, तो जो सबसे लोएस्ट लेवल पे जो लोग सबसे कम कमा रहे हैं, सबसे कम नफा है, सिर्फ छोटे फार्मर्स हैं, उन पे बहुत कम है टैक्स में। लेकिन एज यू गो अप द स्लैब्स, एकदम से इवन 50 एकड़ का फार्मर जो एक रीजनेबल लेवल पे क्रॉप्स कर रहा है, उस पे भी कोई 45% टैक्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है, विच इज अ लिटिल बिट मच। और इसमें होता यही है कि लोग फिर कहते हैं फिर हम टैक्स सिस्टम में आते ही नहीं हम। तो अगर हमें फार्मर्स को इस सिस्टम में लेके आना है, तो एक रीजनेबल लेवल का टैक्सेशन होना चाहिए। सो यू आल्सो वरी कि इसकी वजह से इनफॉर्मल इकोनॉमी की तरफ दे माइट मूव। इनफॉर्मल इकोनॉमी में तो है ही, मोस्ट फार्मर्स आर इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, और इसकी वजह से ना बैंक्स उनको लोन देने पे आमादा होते हैं, इसकी वजह से ना गवर्नमेंट के स्कीम्स जो टारगेट होनी चाहिए। पंजाब में तो अब तकरीबन हर फार्म को उन्होंने डिजिटाइज कर लिया है, और फार्मर से डायरेक्ट डिजिटल लिंक तकरीबन सबसे है, लेकिन ये बाकी सूबों में तो नहीं है अभी। तो लॉट ऑफ द ट्रेडिंग इज हैपनिंग इन रूरल, इन द इनफॉर्मल सेक्टर आल्सो, तो या बेसिकली इनफॉर्मली हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम जो तजवीज़ हमने भी हुकूमत को दी है, वो ये है कि ये जो मशीनरी जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, ये पाकिस्तान में ज़्यादातर बनती नहीं है। ज़्यादातर देयर इज अ लॉट ऑफ गुड फार्म मशीनरी बीइंग प्रिपेयर्ड, बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान आल्सो, लेकिन बहुत सारी ऐसी मशीनरी है जो पाकिस्तान में नहीं बनती और वो इम्पोर्ट की जाती है। उस पे पहले ये होता था कि GST उस पर एप्लीकेबल नहीं होता था मशीनों पे, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खास तौर पे ये एक अहम बात है मेरे ख्याल से समझने की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब ये अंदाजा हुआ कि गवर्नमेंट GST इंपोर्ट्स पे लगाना चाह रही है, तो उसको उन्होंने काफी फाइट किया। बाद में ये कंक्लूड हुआ कि ठीक है, इंपोर्ट पे जो GST है, जो हम इनपुट पे GST दे रहे हैं, वो हम आउटपुट पे फॉर्मल सेक्टर में ही है मैन्युफैक्चरर्स, वो उसको GST एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इस वजह से उन्होंने मान लिया इस बात को, इस वजह से फार्मर के साथ बहुत ज्यादती हो गई, क्योंकि फार्मर की जो जिन्स है, जो उसकी प्रोडक्ट है, गंदम है, मुंजी है, मकई है, इनकी ये GST फ्री है, ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST है। कहने को तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हैं मशीनरी, तो आप आगे
उसको पूरा जीएसटी 18% आप देते हैं और आगे उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक हमने तजवीज दी कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे हार्वेस्टर, वो किसी और सेक्टर में यूज ही नहीं हो सकता। जो राइस का हार्वेस्टर है, व्हीट का हार्वेस्टर है या मकई का हार्वेस्टर है, वो और किसी फैक्ट्री में तो नहीं लग सकता। तो इसलिए उसको जीएसटी एग्जेम्प्ट ही करें उस तरह की चीजों को। और ये कुछ तजवीजें थी हमारी। काजिम साहब, आपने जीएसटी 18% की बात की कि एक वो रिकमेंडेशन है कि उससे फार्मर्स नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। फिर हमने वो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की बात की जो अब मुल्क भर में नाफिज हो रहा है, उसमें भी देयर इज़ लिटिल डिफरेंस कि पंजाब में इट डज़ नॉट इंक्लूड लाइफ स्टॉक एंड ऑल्सो उन्होंने एग्जैक्ट टैक्स रेट्स भी नहीं लिखे, बट आई बिलीव सिंध में हैं, और वाइस वर्सा सिंध में इट डज़ नॉट इंक्लूड लाइफ स्टॉक बिकॉज जब पंजाब ने किया तो सेंटर ने कहा कि लाइफ स्टॉक इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट एक्सेट्रा। आप इसको किस तरह विल दिस बी इम्प्लीमेंटेड एंड ये यूजफुल साबित होगा? बिकॉज जो आपने बताया उससे माई अंडरस्टैंडिंग इज़ दैट यू आर ओके विद द आइडिया ऑफ दिस टैक्स एग्जिस्टिंग बट नॉट विद द टाइम ऑफ इट एंड द सीक्वेंसिंग और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। इज दैट करेक्ट? जी, मैं कहूँगा कि जो बुनियादी उसूल है कि जहाँ पे कोई प्रॉफिट कमा रहा है उस पर टैक्स होना चाहिए, इस उसूल से तो इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। तो दैट बेसिक, अब जहाँ पे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बहुत कम टैक्स कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, उस पे हम मैक्सिमम टैक्सेस लगाना शुरू कर दें। Okay. तो दिस इज अ क्रिटिक वी हैव ऑफ द स्लैब्स दैट हैव बीन क्रिएटेड, जिसमें जो एक 50 एकड़ का फार्मर भी, और अगर कोई छोटा 25 एकड़ का फार्मर भी जो हाई वैल्यू क्रॉप्स, कोई क्रॉप वेजिटेबल्स वगैरह ये कर रहा है, उसके ऊपर भी जो 45% जो हाईएस्ट स्लैब है वो अट्रैक्ट हो जाता है। एंड दैट आई थिंक इज समथिंग दैट हैज टू बी रैशनलाइज्ड। इसके अलावा आई थिंक लाइफ स्टॉक इज आल्सो प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो डिपार्टमेंट्स हैं सारे सूबों में लाइफ स्टॉक के। तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आप देखिएगा कि 80% ऑफ आवर लाइफ स्टॉक और आवर एनिमल्स, 80% तकरीबन हैं जो छोटे किसान, छोटे जो फार्म फैमिलीज हैं, उनके पास है 4-5, 2-3 एनिमल्स इस तरह से, एंड देयर आर वेरी बिग सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर दोस फैमिलीज। कुछ ऐसे फार्म्स हैं जो 35-36 फार्म्स ऐसे हैं जिनको कॉर्पोरेट डेयरी फार्म्स कहा जाता है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने इंपोर्टेड एनिमल्स के बुनियाद पे किए हैं। और फिर इनके दरमियान बहुत बड़ा, ये जो है तकरीबन ऑन एवरेज कोई 5,000 हेड होगा, 3,500 से 6,500 यूजुअली होते हैं हेड के ये हैं। तो दिस इज नॉट एन इनॉर्मस नंबर ऑफ एनिमल्स, लेकिन दिस इज ऑन द एलीट एंड। लेकिन इन दोनों कैटेगरीज के दरमियान बहुत सारे कमर्शियल फार्म्स हैं जो कमर्शियल लेवल पे डेयरी के फार्म्स हैं ऑफ गुड 200-300 हेड। दैट्स द पार्ट जिसमें ज्यादा सवाल है कि ये टैक्स नेट में कैसे आ सकते हैं। So in the end जो आपकी बात है वो मैं इससे एग्री करता हूँ कि in terms of sequencing, एकदम से सारे इंपोर्ट साइड पे भी इनपुट्स के ऊपर भी जो टैक्सेस हैं और फिर फार्मर की आउटपुट पे भी टैक्सेस, वो सारे एक साथ फार्मर पे अप्लाई होना, और वो भी इतने कंस्ट्रेंट, इतने हाई टैक्सेस, दैट्स आई थिंक going to push people out of the farmers out of the tax net rather than attract them into the tax net. और benefits भी तो होने चाहिए ना टैक्सेस में। ये हमारा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का कि मोस्ट पीपल हु आर नॉट पेइंग टैक्सेस, उनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये होता है कि जी मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है। जो लोग दे रहे हैं टैक्स वो भी ये पूछ रहे हैं कि हमें बेनिफिट कहाँ हो रहा है, बिजली का भी प्रॉब्लम है, पब्लिक गुड दैट इज बीइंग गिवन इन रिटर्न। एग्जैक्टली। सो फार्मर्स should be shown to gain from coming into the formal economy. नो वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जो रिफॉर्म्स की बात की जिसमें आपने सीड मशीनरी, प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड देन टैक्स रिलीफ की बात की, आई थिंक इन ऑर्डर फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंक्रीज यील्ड, जनरेट फूड सिक्योरिटी एंड ऑल्सो बिकम एन इंजन ऑफ ग्रोथ इन पाकिस्तान, देयर नीड्स टू बी सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स एसेंशली इन ऑल ऑफ दीज डिफरेंट रिफॉर्म्स एंड सेक्टर्स दैट यू पॉइंट आउट। और आप बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द सपोर्ट नीड्स टू कम फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। जनरली जो एक मसला है जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन और उसमें भी बात की, इस वक्त लैंडस्केप की बात करते हुए, कि बैंक्स लो रिस्क लेंडिंग करते हैं जिसमें वेल्थ सर्कुलेशन नहीं हो रही, एंड ऑफ कोर्स वही फिर इशू एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें नज़र आता है। थोड़ा सा बैंकिंग के हिसाब से इफ़ यू कैन शेयर द प्रॉब्लम एंड व्हाट स्टेप्स एक्चुअली नीड टू बी टेकन इन द बजट और अदरवाइज टू सॉल्व दिस इशू बिकॉज इट्स सो लिंक्ड टू द अदर रिफॉर्म्स दैट यू आर मेंशनिंग। जी,
I'm so glad you're bringing that in because जब finance available नहीं होगा तो कहाँ से investments होंगे? बिल्कुल. Certainly a good amount of investment in agriculture will come from equity. और फार्मर्स तो अपना लैंड जो दे रहे, बुनियादी जो बात मैं कहता हूँ कि फार्मर अपना लैंड दे रहा है इस बिजनेस को, वो तो उसकी सबसे बड़ी इक्विटी है, उसकी वैल्यू निकालें आप तो दैट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन. लेकिन बैंकिंग सेक्टर के जो अब तक है रिजल्ट, आई थिंक only about 18 to 20% of Pakistan's farms actually have a direct bank loan, and a very small proportion of the banking assets जो loans बैंक ने advance किए हुए, very small portion of those by value are in agriculture. और उसके अंदर भी आप देखिएगा कि जो तनासुब आप देखेंगे 50 एकड़ से ऊपर के फार्मर्स जनरली 60% लेंडिंग उनको हो रही है, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई कॉटेज इंडस्ट्री, कोई शहर में जमीन, कोई ऐसे दूसरा एसेट होता है जिसको गिरवी रख के बैंक उनको लोन देते हैं. Only about 27% of the lending, this last I checked, is going to farmers who are really small. तो इसको अगर इस चीज को हमें रिवर्स करना है किसी न किसी तरह से, and every farmer should have access to bank loans. तो बैंक्स को कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? एंड इन अ वे यू हैव टू आल्सो रिकॉग्नाइज कि बैंकिंग इंडस्ट्री के खास देयर इज अ लॉजिक दैट द बैंकिंग इंडस्ट्री फॉलोज, एंड यू कांट से कि आप अपनी इंडस्ट्री की लॉजिक को छोड़ दें और आप शुरू कर दें लेंडिंग. व्हाट इज दैट लॉजिक? जी, दैट लॉजिक इज अबाउट द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन द सेक्टर. वो सिक्योर्ड नहीं है. So, फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाड़ी को गिरवी रख के अगर लोन देते हैं, बैंक लोन देता है, तो देयर इज अ रिस्क कि वो गाड़ी चोरी हो जाए, गाड़ी शहर से बाहर कोई ले जाए और गायब हो जाए. तो उसमें ट्रैकर लगा सकते हैं आप, उसमें गाड़ी की चाबी, अगर वो डिफॉल्ट करता है बंदा, गाड़ी की चाबी एक बैंक के पास होती है अगर बीएन है उस पर, तो वो जाके उसको टेक ओवर कर सकते हैं वगैरह वगैरह. बैंकिंग इंडस्ट्री जब फार्मर्स को देखती है तो क्रॉप के ऊपर जितने रिस्क हैं, चाहे कोई फ्लड आ जाए, कोई एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए, और बहुत सारे क्लाइमेट के रिस्क हैं, पेस्ट आ जाए, डिजीज आ जाए, इन रिस्क का कोई मदावा फार्मर के पास आसानी से नहीं होता. और अगर फार्मर के क्रॉप जो है वो अनसिक्योर्ड है फ्रॉम दिस रिस्क और बैंक उसको लोन दे, तो बैंक वो सारे रिस्क अपने झोली में डाल रहा है, which is unfair. I think it's unreasonable. इसलिए हमने सबसे ज्यादा काम फ्रॉम पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोalition प्लेटफॉर्म हमने किया ऑन क्रॉप इंश्योरेंस. And we've had HBL and Bank of Punjab have worked the most with us. और अभी HBL को पे आउट हुआ है 1 करोड़ रुपए को. HBL के जो बोरोवर्स हैं उनको 1 करोड़ रुपए का पे आउट हुआ है. जस्ट द अदर डे वो TPL इंश्योरेंस वाज द वन लीडिंग इट, और उसमें पूला एडवाइजर्स इज द पार्टी दैट्स द इंश्योरटेक कंपनी. तो ये पायलट्स हो चुके हैं कई, और रोबस्ट इंश्योरेंस फॉर स्मॉल फार्मर्स इज नाउ अवेलेबल इन पाकिस्तान. हमने हुकूमत सिंध को काफी कन्विंस किया है कि वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इस FY26 में इसको पायलट करें, जो अब आई थिंक बजट में अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है. सो काफी उसके अप्रूवल्स काफी एडवांस लेवल पर चले गए. So this is something that has to be adopted across the country. और ये गवर्नमेंट की भी टास्क फोर्सेस ने यही कंक्लूड किया है कि across the farming landscape क्रॉप इंश्योरेंस अवेलेबल होनी चाहिए विद जिस तरह दुनिया भर में होता है कि उसका प्रीमियम छोटे फार्मर्स के लिए आधा फेडरल गवर्नमेंट दे और आधा प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे. प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्टेनली हैव द मनी फॉर दैट. इसके अलावा देयर आर आल्सो मशीन्स के लिए लेंडिंग जो है वो भी हमारा ये कहना है कि द मशीन लाइक द व्हीकल, कार फाइनेंसिंग जैसे होती है, तो गाड़ी होती है ना, उसके मॉर्गेज होती है, दैट्स द कोलैटरल. सो द मशीन शुड बी द कोलैटरल. और बैंक्स के भी इस पे काफी खदशात है कि भाई नहीं वो मशीन गायब हो जाए तो हम कैसे रूरल एरिया में जाके रिपोजेस करेंगे, बट दीज थिंग्स कैन बी एड्रेस्ड, दुनिया में हो ही रहा है. सो दीज आर सम एरियाज. लेकिन आखिरी चीज जो मैं कहूंगा, ये तो सबसे बड़ा जो मोस्ट बिगेस्ट टिकट आइटम जो फार्मर का एसेट जिसके बारे अगेंस्ट लेंडिंग अभी तक नहीं हो रही बड़े स्केल पे, वो उसकी जिन्स है, उसकी कमोडिटी है. सिर्फ लैंड तो नहीं है ना फार्मर का एसेट, उसकी कमोडिटी भी है. उसके अगेंस्ट उसको गिरवी रख के बैंक लोन देते हैं दुनिया भर में. और ये निज़ाम हमने वेयरहाउस रसीद्स का निज़ाम बहुत साल हमने इस पे काम किया है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको इस साल पायलट लेवल पे लॉन्च भी किया है, नोटिफाई किया है. सो ये इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद्स इज समथिंग दैट हैज टू बी एक्सपेंडेड, ताकि फार्मर अपने जिन्स को, अपनी कमोडिटी को इन वेयरहाउसेस में रखवाएं और उनको कोलैटरलाइज करके लोन मिल जाए.
Congratulations on the crop insurance का, and thank you for explaining ये कैसे linked है, and I hope कि budget में भी हम जो देखें और उसकी implementation हो. Very useful आपने जो बीच में बात की वो climate change की unpredictability की, ये कुछ और factors हैं that are compounding these issues. Climate change and growing population being these, और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर का 15th most water stressed country है, and there is a figure जिसमें prediction होती है कि by 2035 we will be water scarce. लेकिन मैं आपका एक और आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें यू स्पीक अबाउट द मिथ ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर स्कार्सिटी. आई थिंक आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट बेटर कि वो क्लाइमेट चेंज के साथ ये वाटर मैनेजमेंट और ये एग्रीकल्चर का क्या लिंक है. इफ़ यू कैन स्पीक अबाउट दैट एंड देन वील स्पीक कंक्लूड आई थिंक विद कॉन्वर्सेशन ऑन फूड सिक्योरिटी. Certainly, I'm glad कि पानी के बगैर तो जिंदगी मुमकिन नहीं है, तो certainly पानी के बगैर एग्रीकल्चर तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है. और इसमें 2-3 नंबर्स आप जरूर जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के पास जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, जो फ्रेश वाटर जो मीठा पानी जिसे कहते हैं, वो 93% तकरीबन एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है. 6% इन इंडस्ट्री एंड 1% फॉर ह्यूमन यूसेज. और कोई दूसरे रेगुलर आप दूसरे ममालिक में देखें, अगर ग्लोबल एवरेजेस देखें तो 70% यूज हो रहा होता है एग्रीकल्चर में और 20% इंडस्ट्री में. अभी हमने इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं की है. सो ये 93% जो पानी है, इसमें 1/3 इज बीइंग वेस्टेड either through the canal system or through over watering on the farms etc. So अगर हम ये 1/3 को कम कर लें, अगर हम जरा मॉडर्न वाटर सिस्टम में आ जाए अगर, और अपने इरिगेशन नेटवर्क को हम इम्प्रूव कर ले, तो पानी की कमी नहीं है उस तरह से. Okay. That's something that's first thing to understand. That's the और अगर आप ये देखें जी, और हमारे पास 100 बरस का तो डेटा है वाटर का, क्योंकि सक्खर बैराज 1900 अंग्रेजों का आखिरी जो मेजर प्रोजेक्ट था वो 1932-33 में कमीशन हो गया था. सो 1921 से तो डेटा मौजूद है हमारे पास कि कितना पानी इन दरियाओं में से गुजर रहा था, एंड इट्स इन द रेंज ऑफ 141 मिलियन एकड़ फीट. वो नंबर उसी सतह पे खड़ा हुआ है, वो कम नहीं हुआ है अभी. और जो ये जहन में आता है, ये ख्याल से आम है कि हमारा खत्म हो रहा है पानी, वो होता ही है कि अगर आप उसी 141 मिलियन एकड़ फीट को पॉपुलेशन जो हर साल है उससे डिवाइड करेंगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो पर कैपिटा नंबर नीचे आ रहा है. तो लगता है कि तो पानी खत्म हो रहा है, लेकिन वो इंसान अगर आप पॉपुलेशन को देख रहे हो, वो पानी तो नहीं पी रहे सारा, वो ज्यादातर एग्रीकल्चर में जा रहा है. सो आई थिंक वी शुड जस्ट कीप इट अ लिटिल बिट इन पर्सपेक्टिव. We are not running out of water in that way, but we are wasting a huge portion of our water. और जो क्योंकि वो वेस्ट इतना हो रहा है और जरूरत से कम पहुंच रहा है फार्म्स तक, इसलिए आधा जो पानी है हमारा जो फार्म्स पे यूज हो रहा है वो इंडस एक्विफर से पंप करके इस्तेमाल किया जा रहा है. और इसीलिए आप देखते हैं कि फार्मर्स जब डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं या प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो बिजली की जो कीमत है फॉर टैरिफ है फॉर पंपिंग फॉर ट्यूबवेल्स, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो होती है फार्मर्स की, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं उस पानी को हासिल करने के लिए. सो दिस इज द पर्सपेक्टिव आई थिंक वी शुड कीप. और जो अभी बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस होते रहे हैं, ये चोलिस्तान में पानी चला जाएगा तो उसके खिलाफ, और वो मेरे ख्याल से बिल्कुल बजाय हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जितना ये फ्रेश वाटर है इट्स ऑलरेडी स्पोकन फॉर. हर डिस्ट्रिक्ट में कितना जाएगा पानी और हर तहसील में कितना, हर वाटर कोर्स में कितना जाएगा, वो एक एक बूंद का, एक एक क्यूसेक का पहले से एलोकेशन हुआ हुआ है. सो एनी वाटर गोइंग टू अनदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान विल हैव टू कम फ्रॉम समवन. और इसीलिए ये प्रोटेस्ट है. और वो ऐसा नहीं है कि सिंध से जाएगा ऊपर पानी, ऊपर तो नहीं जा सकता पानी, क्योंकि वी हैव एन इंक्लाइन फ्रॉम द हिमालयस टू द अरेबियन सी. वो पंजाब के किसी सदर्न एरिया से ही उधर जाएगा और सिंध को कम मिलेगा. दैट्स द वे इट वर्क्स. बट हमारा ये कहना है फ्रॉम पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोalition प्लेटफॉर्म कि अगर हम अपने इरिगेशन सिस्टम में जो वेस्टेज है उसको भी उतने ही एम्बिशन के साथ कम करने के लिए लग जाए, और साथ ही साथ ये जो पानी उसमें से एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम इस्तेमाल करें फॉर न्यू इरिगेशन, न्यू एरियाज इरिगेशन, वो ज्यादा बेहतर तरीका है. एंड इट विल सर्व बोथ पर्पसेस. जो हमारा नया एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट लेवल पे होना चाहिए वो भी जरूरी है और एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके नुकसान करके नहीं होना चाहिए. सो दैट्स आई थिंक द वे टू थिंक अबाउट इट.
वेरी यूज़फुल आई थिंक, बिकॉज अगर आपकी वो प्रॉब्लम की तशख़ीस सही होगी, विच इज़ कि वाटर मैनेजमेंट एंड वेस्ट इज़ द इशू, एंड देन हाउ द रिफॉर्म नीड्स टू हैपन इन इरिगेशन विच इज़ ऑल्सो अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट आई बिलीव, तो उसमें व्हाट हाउ कैन गवर्नमेंट वर्क एट अ फेडरल लेवल बट ऑल्सो प्रोविंशली. और अगर हम पानी की बात करें तो अप्रैल 2025 में इंडिया सस्पेंडेड इट्स पार्टिसिपेशन इन द इंडस वाटर ट्रीटी, एंड वी ऑल्सो देन हर्ड दैट इट्स ऑलरेडी बिगन मॉडिफाइंग अपस्ट्रीम डैम्स जिसमें सलाल, भगलियार वगैरह हैं, और इस्लामाबाद वाज नॉट नोटिफाइड अबाउट दिस. और साइमल्टेनियसली हम देखें पाकिस्तान में, आपने भी एक्वाफायर बेसिन की बात की, 70% ड्रॉप है इन रेनफॉल, एंड देयर इज़ प्रोटेस्ट्स इन द कंट्री अगेंस्ट द ग्रीन पाकिस्तान कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंडर जो कनाल्स बन रहे हैं. सो कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड एंड ऑफ कोर्स ऑल द डिस्कशन वी हैड, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज़ कि आप इन जियोपॉलिटिकल और डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स को किस तरह देखते हैं फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी? आई थिंक दैट सबसे अहम चीज़ है मेरे ख्याल में, वो ज़राअत के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो अब है, और ज़राअत एग्रीकल्चर एज अ लेवर फॉर, एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पाकिस्तान ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सबसे खुशाइंद बात है. जाहिर है जब बहुत ज़्यादा तवज्जो होगी तो जो मसाइल एग्रीकल्चर के उन पर भी तवज्जो बढ़ती गई है, और उनका जिक्र शायद ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ सोल्यूशंस मौजूद हैं, कुछ का जिक्र मैंने आपसे किया. आई थिंग फूड सिक्योरिटी, गंदम की मिसाल आपके सामने है. 30 मन फी एकड़ से हम 36 पे चले जाएं तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं. अगर हम 45 मॉन्स पर एकड़ पे चले जाएं तो हम मेजर एक्सपोर्टर ऑफ स्विंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट बन जाते हैं दुनिया के स्टेज पे. सो 45 पे पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है, सीड वगैरह. सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान टू ट्रांसफॉर्म इट्स एग्रीकल्चर एंड बिकम अ एग्रीकल्चर पावर हाउस ऑन द ग्लोबल स्टेज, एंड ब्रिंग बहुत सारे उसमें पाकिस्तान के जो ज़राई घराने हैं उन तक इन सबका समर, खास तौर पे इन इम्प्रूव्ड अर्निंग्स, ये हम ला सकते हैं. बट at the same time, Mariam, we have to make sure that there are jobs created in the rural area, and jobs that pay better, not the same jobs, वही वाला काम manual labor हमारे लोग करते रहे. Better jobs in the rural area, we have to create those. और कुछ जो मैंने आपके सामने सिफारिशात रखी हैं, mechanization, warehousing, इनसे ये काम होता है. दूसरा, we have to make sure the quality of our water also, सिर्फ पानी की quantity नहीं, क्वालिटी ऑफ वाटर भी अब हमारे लिए इशू बनता जा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट में अगर ऐसा अनट्रीटेड पानी अगर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो और वो फिर उसकी बुनियाद पे प्रोडक्ट्स बनके एक्सपोर्ट हो, तो वी विल नॉट सक्सीड. एंड फाइनली आवर सॉइल्स आल्सो, आपने जो ब्रॉडर क्योंकि सवाल किया इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमें यहाँ हज़ार साल से एग्रीकल्चर हो रहा है, और जो पिछले 50-60 साल में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इस तरह से केमिकल्स के इस्तेमाल से और कहीं बेदरेल इस्तेमाल से सॉइल्स हमारी जो है वो दे हैव बीन इम्पैक्टेड, और उनकी वो फर्टिलिटी नहीं रही, ऑर्गेनिक मैटर उनमें वो नहीं रहा जिससे वो फर्टिलिटी दे सके. उनको हमें इम्प्रूव करना है. दैट्स द बिग पिक्चर, वी हैव टू वरी अबाउट दैट एज़ वेल. Thank you so much for your time and for your insights, Kazim Saab. I learned a lot from today's conversation. Thank you. Thanks. To all those watching, अगर आपको इस कॉन्वर्सेशन से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी और आने वाले बजट के बारे में सीखने का मौका मिला, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. शुक्रिया, ख्याल रखिए.